हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें हम देखो सी और सी प्लस प्लस दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में दोनों को कवर करेंगे और इनमें दो भी हमारे मेमोरी एलोकेटर फंक्शन है, उन सबको कवर करूंगा मैं सिंटेक्स के साथ, और उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो सब कवर होगा। सबसे पहले समझते हैं डायग्राम क्या है। देखो ये है हमारा डायग्राम। अब इसमें सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ का डायग्राम है? मेमोरी मैनेजमेंट का। ठीक है, ये पूरा डायग्राम है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले आता है अपना टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? देखो टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी लैंग्वेज में लिखा होगा तुमने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाना सब सीपीयू में ही है। ठीक है, जो भी लैंग्वेज में लिखा है तुमने, और उस प्रोग्राम को जब कंपाइल हो जाता है उसमें .exe बनता है, और जो भी हमारे अलग अलग फॉर्मेट है वो बनते हैं, वो जाके जाते हैं रैम पे। रैम पे क्यों? क्योंकि देखो हार्ड डिस्क वगैरह से डाटा एक्सेस करना इतनी जल्दी बहुत टफ होता है। ठीक है, और रैम में क्या बस वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है। बस वगैरह अगर तुम्हें जानना है तो बहुत ही बेसिक थ्योरी हो जाती है कॉलेज लेवल की, तो वो सब तुम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो या सर्च कर लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, रैम में क्यों फास्ट है हार्ड डिस्क कंपेरिजन में, ये मैं यहाँ पे कोई सेमेस्टर का पढ़ाने थोड़ी बैठा हूँ यार। ठीक है, ये जो भी वीडियो है वो सीपी के सिनेरियो से होगा, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और अपना डेवलपमेंट के सिनेरियो से। ठीक है, कॉलेज जाए भाड़ में। तो देखो सबसे पहले हमारा जो भी प्रोग्राम रहता है .exe जो भी फॉर्म में है वो गया सीपीयू में और स्टोर हुआ कहाँ? रैम में। ठीक है, अब आई बात, अब देखो हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम दो तरह के इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। देखो मैं यहाँ पे इंटीजर, जो भी मैं सिंटेक्स लिखूँगा C++ में होगा। ठीक है, इंटीजर x = 10, क्या कर लिया? x को एक इंटीजर इनिशियलाइज कर लिया भाई मैंने, और उसको दे दी 10 की वैल्यू। और एक इंटीजर मैंने इनिशियलाइज कर लिया y, इसको दिया कुछ भी नहीं, नल्ला बेरोजगार रखा। ठीक है, इसको तो देखो क्या हुआ कि अब डायग्राम में देखो एक होता है अनइनिशियलाइज डाटा और एक होता है इनिशियलाइज डाटा। अब तुम्हें नाम से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो भी हमने डाटा इनिशियलाइज कर लिया वो जाएगा, ठीक है, इनिशियलाइज डाटा में, और अनइनिशियलाइज डाटा जो भी है, जो y था, जो हमने y बनाया था, ठीक है, इंटीजर y, ये जाएगा अपना ये BSS में। BSS का फुल फॉर्म होगा ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल। ठीक है, ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल मैं लिख देता हूँ। जो भी अपना BSS है ये हो जाएगा ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल। वैसे तो याद रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर किसी दिन मान लो तुमसे किसी ने पूछ लिया तो हो सकता है वैसे काम आए। वैसे तो ये थ्योरी वगैरह सब बेकार है, एज लॉन्ग एज तुम्हें पता है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। ठीक है, ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल, ये हो गया अपना BSS का फुल फॉर्म। अब देखो जब मैंने बता दिया कि डाटा अनइनिशियलाइज डाटा और इनिशियलाइज डाटा में कैसे जाता है, अब आते हैं अपने दो डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक और हीप, जहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम रन होगा। अब पहले समझते हैं स्टैक और हीप। ठीक है, स्टैक हीप है तो वैसे इंटरनेट दोनों डाटा स्ट्रक्चर ही, पर देखो स्टैक जो डाटा स्ट्रक्चर है ये है अपना लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। ठीक है, और हीप जो है अपना एक ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आता है एडवांस DSA में हीप। ठीक है, तो इसको इस वीडियो में तो कवर नहीं करेंगे, अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट में, हीप पे एक अलग वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैक जो हमारा है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब देखो ये है डब्बा, अभी डब्बा नहीं है, ठीक है, अभी अलमारी है, अभी डब्बा, 3 डब्बे रखे हुए हैं। अगर दूसरा डब्बा उठाना है तो पहले डब्बे को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि लास्ट में आया होगा सबसे, पर जाएगा सबसे कहाँ? पहले। ये हो गया अपना लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि स्टैक का वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, स्टैक का भाई क्यू, पर वो आता है DSA में, और DSA बहुत लोगों ने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो देखो अब स्टैक में क्या जाता है? स्टैक में जाते हैं हमारे सारे वेरिएबल वगैरह, फंक्शन वगैरह, जो भी तुम डिक्लेयर करोगे सब जाएगा स्टैक में। क्या जाएगा स्टैक में? स्टैक में जाएगा फंक्शन, वेरिएबल, जो भी हैं सब स्टैक में जाएगा। ठीक है, जो प्रोग्राम में प्रोग्राम चेंज होते हैं स्टैक में, ये सब क्यों जाएगा? क्योंकि देखो स्टैक, जो भी तुम नए प्रोग्राम बनाओगे ना, हर प्रोग्राम का अलग स्टैक फ्रेम होता है। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, स्टैक मेमोरी से ऑटोमेटिक हट जाएगा, ऑटोमेटिक। ठीक है, पर हीप में ऐसा नहीं होगा। हीप क्या है? हीप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। इसमें अगर तुम कुछ भी मेमोरी एलोकेट करोगे ना, तो तुम्हें इसे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुमने एलोकेट किया है तो तुम्ही को हटाना पड़ेगा। OS की जिम्मेदारी नहीं है भाई, वो नहीं जानता। ठीक है, तो ये सब तुम्हें समझ नहीं आया होगा। ठीक है, मैं इसे इजी वर्ड में समझाता हूँ। देखो ये इंटीजर
x इक्वल टू 10। जा भाई, तू प्रोग्राम में रहेगा, तू जाएगा स्टैक में। पर अब देखो, अब मैंने पॉइंटर बना दिया, ठीक है, पॉइंटर, ये बन गया पॉइंटर, एंड का साइन, ए होगा कुछ भी, ठीक है, भाड़ में जाए क्या है ये, ए जाएगा हीप में, क्यों, क्योंकि ये पॉइंटर है भाई, ये नहीं जाएगा स्टैक में। अब तुम एक बार जब पॉइंटर डिक्लेयर करोगे ना, तो तुम्हें उसे खुद ही हटाना पड़ेगा मेमोरी से, क्योंकि वो जाएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम हीप पे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यही बात आती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की, ठीक है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब देखो, अब तुम समझ गए क्या जाएगा स्टैक में, क्या जाएगा हीप पे। तो हम मेन यहाँ पे पढ़ने आए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि फंक्शन, वेरिएबल, ये सब तो तुम्हें पता है क्या है। अब तुम्हें स्टैक भी समझा दिया मैंने क्या है, हीप वीप कभी और देखेंगे, ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, सबसे पहले है आता है अपना, अपन पढ़ेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस, ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, आ गया तुम्हें समझ में, डायनामिकली मेमोरी अलॉट करना, ठीक है, ये जाएगा हीप में। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ डायनामिक मेमोरी का मतलब क्या होगा। देखो, ऐसा होता है कि जब कोई भी चीज़ रहती है ना, डायनामिक मेमोरी का मतलब कि मान लो तुमने एक एरे, ठीक है, सिंटैक्स C++ का होगा, इंटीजर एरे, साइज हो गया इसका मैंने दे दिया 10। ले भाई, जब ये कंपाइल होगी ना, तो पता है ये जाएगी सीधे स्टैक में। एक बार ये गई स्टैक में, ठीक है, इसकी वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते यार। साइज इसका रहेगा 10 to 10, तुम्हें इसमें भरना 11 नहीं जा पाएगा भाई। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि 10 ही का साइज है, चेंज तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि गया वो स्टैक में। तो यही आता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट। इसमें तुम हीप पे स्टोर करोगे तो तुम इसे 10 से 11 भी कर पाओगे। कैसे, वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो एरे नहीं चेंज होता है, पर मैं तुम्हें, एरे का भाई होता है वेक्टर, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा तुम्हें एंड में। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी एलोकेटर फंक्शन। शुरुआत में देखो, सी में जो होते हैं और C++ में 4 तरह के होते हैं। पहला मैलॉक, कैलॉक, लोगों थोड़ी राइटिंग अच्छी लिखने दो नहीं तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। रियलॉक, चौथा होगा अपना फ्री। अब देखो, ये तो हो गए सी के, इनको यूज़ करोगे तुम C++ में भी, पर C++ में आते हैं नए, ठीक है, C++ से एडवांस लैंग्वेज सी की, तो इसमें आएंगे नए वाले। पहला न्यू और दूसरा डिलीट। इन चारों को अच्छे समझ लोगे, ये दोनों तो फिर हलवा हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो सहूलियत के लिए, सहूलियत की मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। इनके पीछे कोई बड़ा भारी कंसेप्ट नहीं है, अभी बताता हूँ एंड में, चलो तुम सब समझते जाओगे। पहले जाएंगे मैलॉक में। देखो, मैं जो भी सिंटैक्स लिखूंगा ना, वो C++ के उससे रहेगा, ठीक है, C++ के उससे। अरे हट जा भाई। मैलॉक क्या होता है, सबसे पहले सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है। इंटीजर बनाया इसको पॉइंटर P, बताया क्या है टाइप, इंटीजर, ये पॉइंटर का है, ठीक है। यहाँ लिखा मैलॉक, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन नाम तो लिखना ही पड़ेगा। मैलॉक ब्रैकेट में, अरे यार ब्रैकेट छोटा हो गया, रुको, ठीक है। इसका कोड में ब्रैकेट के अंदर का यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे 5 इंटू। देखो, इंटू अगर मैं बना दूंगा तो तुम्हें मेरे इंटू और मेरे पॉइंटर में अंतर समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिक अपना मल्टीप्लाई का साइन बना रहा हूँ, 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर। सबको पता है 4 बाइट्स, ठीक है। अब देखो, इसने क्या कर दिया, मैलॉक मतलब 5, इंटीजर का साइज 4, 5 इंटू 4 कितना होता है भाई, 20। मैलॉक ने क्या किया, 20 बाइट्स का एक ब्लॉक उठा के अपन को दे दिया, मेमोरी का पूरा ब्लॉक दे दिया, कुछ पार्टीशन नहीं, कुछ भी, पूरा का पूरा 20। इसने बोला ले भाई 20 बाइट, इससे तू जो करना हो कर, ठीक है। उसने दे दिया। अब सुनो, ये उसने अपन को दे दिया मेमोरी ब्लॉक। अब देखो, अब समझो कैलॉक, एक बार कैलॉक समझा दो, फिर मैं तुम्हें कैलॉक और मैलॉक एक बार एंड में क्या मतलब मेमोरी ब्लॉक क्या सेगमेंट नहीं समझ में आया होगा तुम्हें, मैं समझाता हूँ।
एक बार कैलॉग ध्यान से सीखो, ठीक है, ये दो समझो, उसके बाद बाकी सब तो हलवा है। कैलॉग का सिंटेक्स देखो, ठीक है। मैलोक तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो रुको, तुम ये समझ गए ना कि 20 बाइट का मेमोरी ब्लॉक मिल गया, बस अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। एक बार कैलॉग को जान दो, फिर मैं तुम्हें कैलॉग और मैलोक समझाता हूँ। इंटीजर दिया एक पॉइंटर p, बताया इसको टाइप, लिखा कैलॉग। ध्यान से देखना, मैंने मल्टीप्लाई नहीं यूज़ किया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं यूज़ किया है। साइज ऑफ के आगे इंटीजर लिखा था, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ जैसे, सेम टू सेम यहाँ जैसे मैलोक में लिखा है। रुको कहाँ चला गया ये, ठीक है, आगे का तुम समझ जाना, डैश 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 बना देता हूँ। कैलॉग ने क्या कर दिया, देखो सबसे पहले तो कैलॉग ने, देखो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो क्या कर दिया कैलॉग ने क्या किया, हमें मेमोरी का ब्लॉक ना देके अपन ने इसको बोला था 5 और इंटीजर का साइज है 4, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक मेमोरी का ब्लॉक तो दिया पर उसके 5 हिस्से कर दिए, ये कर दिए, और सब सारे जो भी ये हिस्से हैं ना ब्लॉक्स, इनका साइज है 4 बाइट्स, ठीक है। इसने 5 बना दिए, साइज ऑफ इंटीजर होगी तो 4 बाइट्स, 20, तो इसने टोटल तो 20 ही दिया है, लेकिन क्या इसने क्या किया, इसको 5 सेगमेंट में बांट दिया है। अब देखो कैलॉग और मैलोक में फिर डिफरेंस क्या हुआ, कैलॉग ने तो तुम्हें पूरा ब्लॉक उठा के दे दिया है ना, नहीं मैलोक ने मैलोक ने तुम्हें पूरा ब्लॉक उठा के दे दिया है ना 20 बाइट का। तो कैलॉग के सेगमेंट में डिवाइड करने का क्या फ़ायदा हुआ, देखो कैलॉग क्या करता है कि जब ये सेगमेंट डिवाइड करता है ना, तो इनको खाली नहीं छोड़ता, इनको 0 से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है, समझे। पर मैलोक को तो अंदर के कंटेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसने तो तुम्हें सीधे 20 भी दे दिया, 20 बाइट्स। तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर देखो एक टर्म होती है गार्बेज वैल्यू, ये कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, हो सकता है 0 ही हो, कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। और ये इस रैंडम वैल्यू को तुम एक्सेस करोगे, तुम्हारा प्रोग्राम का एरर आ जाएगा, एक्सेस करने से एरर नहीं आएगा, क्यों, तुमने प्रोग्राम लिखा है a+b का, तुम यहाँ से निकाल रहे हो तो रैंडम वैल्यू ना अंदर, तुम्हें आंसर चाहिए 3, पता नहीं क्या निकलेगा बाहर, हो सकता है दोनों 0, ठीक है, या तो दोनों कुछ और भी बड़ी टर्म। तो यहाँ गार्बेज वैल्यू है मैलोक में जो ब्लॉक आया, पर कैलॉग में ऐसा नहीं हुआ, समझ गए मैलोक और कैलॉग का डिफरेंस। कैलॉग सेगमेंट तो देगा पर इनिशियलाइज कर देगा उनको 0 से, तुम्हारे प्रोग्राम में एरर नहीं आने देगा। पर मैलोक के हरामी बंदा मेमोरी तो दे देगा तुम्हें, पर तुम्हारे प्रोग्राम में एरर कर देगा, क्यों, क्योंकि अंदर तो गार्बेज वैल्यू है, तो तुम्हें उसके अंदर खुद वैल्यू भरनी पड़ेगी, ठीक है। पर ये है डायनेमिक मेमोरी, याद रखो डायनेमिक मेमोरी है, लेकिन मुझे तो साइज बढ़ाना है मैलोक का, नहीं चाहिए मुझे 20 बाइट। रुको, अब कॉन्सेप्ट आया ना रियलॉग पे, डायनेमिक मेमोरी है ना भाई, साइज बढ़ाना है, नहीं चाहिए 20 बाइट में नहीं हो रहा हमारा काम, ये ब्लॉक है 20 बाइट का, भरें इसमें 1 2 3 4 5, कॉमा की ज़रूरत नहीं थी, फालतू में बना दी, चलो छोड़ो। अच्छा एक बात बताना में ध्यान रखना, एक बात बताना मैं भूल गया कि ये जो एक तरह से अब ये एरे ही बन गई है, तुम एक फॉर लूप चला के इसमें भर देना, P0 P5 P4 तक झेल लेगा ये, ठीक है, उसके बाद नहीं झेल पाएगा। अभी एक तरह से एरे ही बना दिए अपन ने, समझ रहे हो ना तुम। देखो मेमोरी मैनेजमेंट समझने का ये फ़ायदा, तुम्हें पता है बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। अब तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या जो भी तुम कर रहे हो इंजीनियरिंग में, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्या मेमोरी में क्या हो रहा है। रीलॉक क्या करता है, देखो ऊपर अपन ने बनाया था मैलॉक, तो रीलॉक क्या करेगा, नया बनाया क्यू, ठीक है, पॉइंटर, इसको बताया टाइप, कास्ट टाइप, टर्म में बताऊं तो बुक की टर्म में तो लिखा रियलॉक, किस पॉइंटर को रियलॉक करना है, पी को, पहले साइज क्या था 5, इसको क्या करना है 10 इंटू बनाया यहाँ पे, ठीक है, साइज ऑफ इंट जो भी, ताकि इसको पता चले 40 बाइट करना है। तो देखो क्या करेगा ये, 20 बाइट तो ऑलरेडी हैं, ठीक है, 20 बाइट ऑलरेडी हैं, पर अपन ने यहाँ पे इसको कितना बताया 10 इंटू साइज ऑफ इंट को मैं लिख देता हूँ, साइज ऑफ इंट, फक ऊपर कहाँ जा रहा है भाई,
ठीक है। यहाँ अपन ने इसको साइज़ बताया था 40, पी का साइज़ कितना करना है 40, ठीक है। पर 20 ब्लॉक तो 20 तो हमारा ऑलरेडी है पी, ठीक है। क्यू मतलब ठीक है, क्यू बनाया है यहाँ पे हमने, क्यू का साइज़ अपन को रखना है 40 यार, पर पी तो 20 ऑलरेडी है। तो क्या करेगा, पी के जो 20 तक जो वैल्यू थी ना उनको तो छुएगा नहीं। आगे 20 बाइट का एक और दे दिया तुम्हें इसने, बड़ा एक ब्लॉक दे दिया। अब ये हो गया 40 बाइट का टोटल ब्लॉक। जो तुमने 20 बाइट के ब्लॉक में जो कि पी था, जिसमें जो भी वैल्यू भर रखी थी तुमने, वो तो रहेगी ही रहेगी। आगे तुम्हें 20 बाइट का और स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हें जो क्यू ब्लॉक मिलेगा वो टोटल 10 इंटीजर झेल लेगा। पहले पी कितने झेल रहा था, 5 ही, ठीक है। तुमने इसे 5 ही इंटीजर क्यों झेल रहा था, क्योंकि 20 ही बाइट की मेमोरी थी। अब इसकी 40 बाइट है तो ये झेल लेगा, ठीक है, 10 झेल लेगा। समझ आया तुम्हें, रीअलॉक, कैलॉक और मैलॉक। होप से तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे तो ये थोड़े, अगर तुम्हें ध्यान लगा के नहीं सुना होगा ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा। पर रुको मैं तुम्हें तीनों एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है, पर कोई बात नहीं, अच्छे से समझ आना चाहिए। देखो पहले मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मैलॉक। सिंटैक्स तो तुम देख ही लिए होगे। मैलॉक क्या करता है, तुम उसको जो भी साइज़ बताओगे तुम्हें मेमोरी ब्लॉक उठा के दे देगा, ठीक है, पूरा ब्लॉक दे देगा। कैलॉक क्या करेगा, जो भी तुम जितने भी उसको बताओगे, जैसे अपन ने 5 बताया था, तुम्हें 5 सेगमेंट दे देगा, 0 से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। ये हो गया। इन दोनों का साइज़ कितना है, 20 बाइट, साइज़ 20 बाइट, ठीक है। यहाँ 0 भी इनिशियलाइज कर देगा। अच्छा बच्चा है ये तो। रीअलॉक क्या करेगा, रीअलॉक साइज़ बढ़ा देगा, ठीक है। रीअलॉक क्या करेगा, साइज़ बढ़ा देगा। जो तुम्हारा 20 बाइट का ब्लॉक था उसके आगे ऐसा मान लो कि 20 ब्लॉक और ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ से 20 ब्लॉक और ऐड कर देगा, तुम्हारी वैल्यू तो इधर की जो है वो तो आएगी, और 20 बाइट का खाली और स्पेस मिल जाएगा, टोटल हो जाएगा 40 बाइट। समझ गए, ये हो गया रीअलॉक। अब आता है अपना चौथा होता है अपना फ्री तो कुछ नहीं है यार। लिखो फ्री, अंदर लिखो पी, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, पी हो गया, फ्री पी हो गया, मेमोरी क्लियर हो गई। फ्री में जो भी अपन ने मेमोरी एलोकेट की थी चली गई, सब गया, पी टाटा बाय बाय खत्म, जो भी इसके अंदर डाटा स्टोर था गया, मेमोरी से ही हट गया, ठीक है। ये होता है फ्री। ये हो गया अपने सी के चारों। होप से तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। ये हो गया अपने सी के चारों अच्छे से। अगर तुम्हें, वैसे तो मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं जितने अच्छे समझा सकूं, पर यार थोड़ी देख लेना, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट ही वीडियो लेक्चर है। तो नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट में हमेशा पूछ सकते हो, ठीक है, मैं रिप्लाई दूंगा। अब ये हो गया अपने सी के मेमोरी एलोकेटर फंक्शन। अब आओ C++ में, बस 2-3 मिनट का और वीडियो रह गया, ठीक है, बने रहो एंड तक। क्या था, न्यू और डिलीट। यार कुछ नहीं है यार, देखो इंटीजर, फिर से पी, ठीक है, पी बना रहे हैं इस बार। पी याद रखना, सी में अपन को कितना बड़ा लिखना पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे पहले इंट लिखेंगे, कैसे देखो, इंट लिखेंगे, पूरा पॉइंटर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे मैलॉक, फिर अंदर लिखेंगे 5, साइज वगैरह बताएंगे, बहुत नाटक है। पर अब यहाँ देखो, न्यू इंट, ये लो भाई, हो गया, इंट के लिए बन गया। देख रहे हो कितनी आसानी से। अच्छा छोड़ो, ठीक है, ये सेम टू सेम नीचे लिखा है, ठीक है, न्यू इंट 5। अरे अब तो 5 इंटीजर के लिए बन गया। देख रहे हो, C++ का ये फ़ायदा है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। न्यू से अपन ने सीधे इतना बड़ा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, साइज वाइज का कोई झंझट नहीं। जो है इंटीजर बनाना है इंटीजर लिखो, अगर तुम्हें कैरेक्टर बनाना है कैरेक्टर लिखो, ठीक है। ये हो गया अपना न्यू। सेम अगर तुम्हें मैलॉक, रीअलॉक, कैलॉक समझ में आओगा तो मैं न्यू तो आराम से ही समझ में आ गया होगा। चल बिहाइंड द सीन वही रहा है जो रीअलॉक कैलॉक में चल रहा था, बस यहाँ पे कोड बड़ी आसानी से बन गया तुम्हारा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और रीडेबिलिटी बहुत है, तुम्हें न्यू से क्लियर समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है, ठीक है। अब हो गया डिलीट।
डिलीट तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पॉइंट पे बताने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे मेरा कैपिटलाइजेशन कहीं मैंने कैपिटलाइज कर दिया है, ठीक है, कहीं कहीं नहीं किया है, तो याद रखना कि ये बस स्यूडो कोड है, ठीक है, ये बस स्यूडो कोड है। तो कोड की फंक्शनैलिटी मत देखना चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सिर्फ स्यूडो कोड है, तो कोड तुम्हें खुद से करना है। जो मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ वो ठीक है, ये स्यूडो कोड है, ध्यान रखना, ठीक है। बस डिलीट पी करोगे, पी हट गया मेमोरी से, देख रहे हो, ये हो गया न्यू और डिलीट। ये C++ के फायदे, न्यू और डिलीट, ये हो गया हमारा पूरा मेमोरी मैनेजमेंट बेसिक लेवल का। एक सीधी लाइन, ठीक है, देखो मेमोरी मैनेजमेंट हो गया अब अपना पूरा। बस यही थे इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट, होप तुम्हें समझ में आया होगा। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें वेक्टर बताने वाला था। अच्छा हाँ, देखो वेक्टर तुम्हें जानना है कि अगर वेक्टर कैसे वर्क करता है। देखो वेक्टर क्या करता है, जब तुम वेक्टर में पुश बैक करते हो, ठीक है, एक वेक्टर मैंने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे इंटीजर, इसको नाम दिया मैंने एरे, साइज दिया इसको 10, इनिशियलाइज किया मैंने इसको 0, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे फॉर लूप चला दिया मैंने, इसमें 10 वैल्यू भर दी, पर जैसे मैं 11वीं वैल्यू भराऊंगा ना पुश बैक से, तो क्या करेगा, वेक्टर को अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साइज 10 का है, मेरे को 11वीं वैल्यू डालनी है, इसमें कहाँ डालूँ, जगह तो दे। तो ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा कि नया ब्लॉक बना लेगा मेमोरी का और साइज रखेगा इसका 11, ठीक है। फिर क्या करेगा, अपनी 10 की जो भी हैं वैल्यूज़ वो इसमें करेगा कॉपी, और पुराने वाले को क्या कर देगा, डिलीट। देखो नहीं समझे, समझाता हूँ। ये अपना 10, ये वाला वेक्टर, ये वाला एरे, ठीक है, एरे है अपना 10 साइज का, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, हर सेगमेंट में 0 भरा है, ठीक है, याद रखना। कितने हैं इसमें, 10। अभी क्या करेगा, 11 का बनाना है, तो क्या करेगा, इसमें एक और नहीं जोड़ सकता भाई, नहीं जोड़ सकता, तो क्या करेगा, ये 11 का एक नया बनाएगा, यहाँ पे एरो लगना चाहिए, 11 का बनाएगा, 10 तक के पूरा कंटेंट कॉपी कर देगा जो था 10 वाले में, और यहाँ पे एक आखिरी वैल्यू जो भी अपन को भरनी हो 11वीं, उसके लिए जगह छोड़ देगा, मान लो 0 ही भरनी है, ठीक है। ये काम करता है वेक्टर, ये हो गया अपना वेक्टर का कंसेप्ट। ये होप तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या कैसे मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है, और ये अपना बिल्कुल बेसिक था, ये शायद सेमेस्टर एग्जाम में काम आता है कि नहीं भी पता नहीं मुझे, पर ये सारी छोटी छोटी बातें जब भी तुम प्रोग्राम लिखोगे ना, तब तुम्हारे को इतनी काम तो नहीं आएगी, पर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अगली बार कहीं भी तुम किसी बड़े कोडर का, मान लो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ही तुम कोई देख रहे हो किसी का सॉल्यूशन, उसने मैलोक कैलोक लिख दिया, तो तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, ठीक है। तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है, वो अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बना रहा है, क्योंकि देखो तुम कोड फोर्सेस पे फिल्टर कर सकते हो, किसने कितनी कम रैम खाई, साइज कितना था कोड का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये है मेमोरी मैनेजमेंट के फायदे। होप सो आज का वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, और मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, अगली बार से वीडियो अपना थोड़ा सिस्टमेटिक रखूँ, लिखाई वगैरह सुधारूँ। अभी क्या मुझे ग्राफिक टैबलेट पे लिखने की आदत नहीं है, ठीक है। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।